तीन बड़ी बातें। एक तो वो कह रहे हैं कि आपने तमाम संस्थाओं को इस देश में दंतहीन कर दिया है। दूसरी बात वो कह रहे हैं बीजेपी की पूरी डिपेंडेंसी ही हो गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिसे मुझे लगता है आप भी इत्तेफाक रखते होंगे सुधांशु जी। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि जिस तरह के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने प्रश्न खड़े। संजय जी ने जो बातें कही मैं तकनीकी आधार पर उत्तर देता हूं। पहले इन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट आती है, पता ही नहीं लगता है सीएजी कहां है, क्या कर रहा है। मान्यवर, आपके सुलभ संज्ञान के लिए मैं बता देना चाहता हूं, सीएजी की रिपोर्ट पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति में नियमित रूप से सभी विभागों की रखी जाती है। उनकी आपत्तियां भी आती हैं और उसका चेयरमैन कौन है? नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी। नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी और संबंधित मंत्रालयों से बुलाकर बाकायदा जवाब तलब होता है कि अरे वही तो मैं कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट के सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं और हर डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाकर उनसे जवाब तलब किया जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो यह कहना अनुचित है कि सीएजी की रिपोर्ट नहीं आ रही है। नेता प्रतिपक्ष के ही दिशा निर्देश में उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। हां, अब अगर कोई गड़बड़ी नहीं निकल के आ रही है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके दौरे हुकूमत में आती थी तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरी बात जो इन्होंने एक टेक्निकल बात कही कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है यह इलीगल नहीं है। मान्यवर, आपने बिल्कुल सही कहा, इलीगल नहीं है। पर अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य के द्वारा उसको प्रभावित कर रहा है शेयर के दाम को, जिसको उसे पता है कि मेरे कार्य से इसका यह रिजल्ट होने जा रहा है, और वो शॉर्ट लिस्टिंग करता तो इलीगल है। उदाहरण के लिए, अगर वित्त मंत्री किसी में पैसा लगा दे बजट से पहले और उसे तो पता है कि बजट में यह निर्णय लेने जा रहा हूं, उसके बाद देखेगा शेयर यूं उछलेगा या यूं गिरेगा, तो क्या उसको इलीगल नहीं मानेंगे क्या? हिंडनबर्ग के साथ तो वही केस है। उसे पता था ये स्टोरी होगी, और क्या पता ये भी पता होता कि मेरी इस थ्योरी के खरीदार भारत में जरूरत से ज्यादा होंगे और उसके बाद जो प्रभाव होगा तात्कालिक रूप से उसमें हमको लाभ मिल जाएगा। इसलिए गलत है मान्यवर, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे उसको मैनिपुलेट किया है। इसीलिए अमेरिकन कोर्ट में उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। यह हुआ टेक्निकल जवाब। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर। मान्यवर, समस्या क्या है कि कांग्रेस पार्टी, आज प्रधानमंत्री जी ने कहा राज्यसभा को राज्यसभा कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसलिए उन्होंने याद दिलाया कांग्रेस के साथ जो लोग खड़े थे, उन्होंने कहा 90 बार राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि भाई आज आप उनके साथ खड़े हो, कम्युनिस्टों को याद दिलाया ईएमएस नंबूदरीपाद की पहली सरकार नेहरू जी के जमाने में बर्खास्त हुई। उन्होंने याद दिलाया आपके ही प्रांत में शरद पवार जी 1980 में यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने, कैसे बर्खास्त किए गए। उन्होंने याद दिलाया कि डीएमके में मतलब करुणानिधि जी और एमजीआर जैसे दिग्गज नेताओं की सरकारें कैसे बर्खास्त हुई। तब आप एनटी रामाराव जी जब इलाज कराने अमेरिका गए हुए थे तो उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। अभी इसीलिए उन्होंने याद दिलाया तब से ज्यादा सरकारें बर्खास्त हुई कांग्रेस रेजिम में। ठीक है सुधांशु जी, और वो कह रहे कि गवर्नर्स के दफ्तर कांग्रेस के दफ्तर बन गए थे। अब बोलूं मैं? हाँ बोलिए। अरे आवाज टूट गई। ऐसा है, हाँ, ऐसा है अंजना जी। हाँ, पहली बात तो इन्होंने मेरे ख्याल से पीएससी के संदर्भ में कहा। सीएजी की जितनी रिपोर्ट होती है ना, वो पहले पार्लियामेंट में टेबल की जाती है और टेबल करने के बाद वो पीएससी में जाती है और पीएससी में उसको स्क्रूटनाइज कर। मैं वर्षों तक पीएससी का मेंबर रहा हूं, मैंने नहीं देखा। मैं अधीर रंजन से पूछूंगा कि कितनी रिपोर्ट तुम्हारे पास आई और कितनी रिपोर्ट को ईमानदारी से स्क्रूटनाइज करने में सीएजी के लोगों ने आपकी मदद की, तब पता चलेगा कि ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। इसलिए इस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। हां, सीएजी एक दंतहीन संस्था बनकर के काम कर रही है, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। रह गई बात, दूसरी बात। अब आते हैं दूसरी बात पे आते हैं। शॉर्ट सेलिंग हिंडनबर्ग रिपोर्ट। आप बार बार कहते हैं कोर्ट में जाइए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने, अगर हिंडनबर्ग वालों ने धंधा करने के लिए एक फर्जी रिपोर्ट बना करके शॉर्ट सेलिंग की और करोड़ों रुपए कमाए, तो क्या भारत सरकार अमेरिकन कोर्ट में हिंडनबर्ग के खिलाफ जा रही है? आपने कहा कि अमेरिकन कोर्ट ने उसको बैन कर रखा है, तो मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार की तरफ से या गौतम अदानी जी की तरफ से या दोनों मिल करके जाएं और अमेरिकन कोर्ट में इसको चैलेंज करें और हिंडनबर्ग को पूरी की पूरी जितनी कड़ी सजा हो सजा दिलवा दें। मैं ये चाहूंगा, लेकिन आप ये शायद नहीं करना चाह रहे हैं और उसके बाद सिर्फ ये कह रहे विदेशी 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 विदेशी। उस विदेशी से लड़ना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री तो बड़े ताकतवर हैं भाई,
आजकल जो बाइडेन उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, तो बाइडेन को बोले कि भाई कोर्ट में हम लोग आना चाहते हैं और क्या आपकी व्यवस्था, उस व्यवस्था के हिसाब से हमारी मदद करिए और हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था को नष्ट करें। 10 लाख करोड़ एक कंपनी का अब हफ्ते भर के अंदर टूट जाता है भाई, तो ये तो बहुत बड़ा झटका है। रह गई बात प्रधानमंत्री जी के बयान का, अभी आज बोले नेहरू सरनेम कोई नहीं रखता। अब पता नहीं किस व्यक्ति ने उनको ये भाषण लिख के दिया, जिस व्यक्ति ने भाषण लिख के दिया शायद वो हिंदुस्तानी नहीं था, शायद वो हिंदुस्तान से बाहर का था। नेहरू जी को कोई बेटा नहीं था, बेटा होता, बेटा वंश परंपरा चलाता है, वो सरनेम चलाता है। बेटी है इंदिरा जी, तो इंदिरा जी ने जिनसे शादी की उनका नाम था फिरोज गांधी, तो फिरोज गांधी शादी को उनका नाम, उनका सरनेम गांधी होगा, इसलिए इंदिरा जी के बच्चों के सरनेम और उनके बच्चों के सरनेम गांधी है। ये बहुत सिंपल सी बात है। मोदी जी खुद भी अविवाहित है, तो शायद इस वंश परंपरा की जो टेक्निकलिटी है शायद उसके ऊपर कभी उन्हें ध्यान नहीं दिया होगा। तो अब क्या आप बताइए, पार्लियामेंट में ये सब मुद्दे हो सकते हैं क्या कि आप नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखते? मुझे बड़ा अफसोस हुआ। प्रधानमंत्री जी का लोग बहुत आदर करते हैं, प्रधानमंत्री जी के भाषण को बहुत लोग सुनते हैं और माना जाता है कि बड़े अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लेकिन उनके स्पीच राइटर इस तरह की चीजें लिख के दे रहे हैं, इस तरह की चीजों लिख करके आप आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? 356 भारतीय संविधान की एक धारा है 356, जिसका इस्तेमाल अगर राज्यों की सरकारें अच्छे ढंग से काम न करें या कोई इमरजेंसी स्थिति पैदा हो जाए तो वह 356 लगाया जाता है। अब 50 साल के आसपास तो कांग्रेस ने राज किया, तो जाहिर सी बात है 356 का कॉन्स्टिट्यूशनल इस्तेमाल कांग्रेस की सरकारों ने ज्यादा की होगी सेंटर में। आपको भी 7-8 साल 9 साल हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आप कम टाइम करेंगे, या फिर वाजपेयी जी जितने टाइम तो वो भी कम टाइम किए। लेकिन धारा 356 लगाना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके पास अगर मेजोरिटी आ जाए तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के 356 को हटा के दिखाइए। पार्लियामेंट के अंदर से आप तो बहुत सारे कानून रिपील कर रहे हैं ना, तो आप पार्लियामेंट के संविधान के अंदर से 356 को पूरी तरह से डिलीट करने का एक प्रस्ताव लेके आइए और पास करके दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि भाई इंदिरा जी ने सबसे ज्यादा 356 लागू किया, क्योंकि इंदिरा जी ज्यादा समय तक सत्ता में थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ज्यादा समय तक सत्ता में थी, इसलिए राज्यों और केंद्र के बीच जो एक इश्यू बने या फिर राज्यों के कामकाज या उनकी स्टेट मैच्योरिटी का फेलियर का जो मुद्दा बना, उसमें 356 का इस्तेमाल हुआ। तो इसलिए इन बातों, अच्छा आज इन बातों को कह के क्या फायदा? हम पूछ रहे अदानी से सवाल, आप इंदिरा जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई एक पूरे आपका और अदानी जी का क्या रिश्ता, जरा इस पर कुछ बताइए। तो आप बोल रहे हैं कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखते, ये बताइए। जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे इश्यू को डाइवर्ट करने में माहिर है, और वो डाइवर्ट करेंगे, डाइवर्ट होगा नहीं। पूरा हिंदुस्तान में ये सवाल उठाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के लोग इस विषय के ऊपर एकदम आंदोलित है मानसिक रूप से कि भाई एक व्यक्ति 7-8 वर्षों में 609 नंबर से सीधे दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बन गया। अगर सही ढंग से बनता है कोई दिक्कत नहीं है, एक हिंदुस्तानी बहुत तरक्की करे तो बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन क्या एकदम ईमानदारी से तरक्की की गई है या कानूनन तरक्की की गई है, या इसके अंदर बहुत सारा कुछ गड़बड़ घोटाला है? अगर गड़बड़ घोटाला, अच्छा जेपीसी के ऊपर आप ऐतराज कर रहे हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय विषय जेपीसी रहा है। बोफोर से लेकर के पिछले 2G वाला जो मामला था, तब तक बात पे आप जेपीसी मांगते थे और कांग्रेस की सरकारों ने जेपीसी आपको दिया है। अब जेपीसी क्या होता है? जेपीसी में हमेशा जो सत्तारूढ़ दल होता है उसकी मेजोरिटी होती है। अगर आपने इस विषय पे भी जेपीसी बना दिया, आप कहेंगे विदेशी रिपोर्ट है, तो क्या फर्क पड़ता है साहब? पूरे हिंदुस्तान के दिमाग में तो सवाल है ये। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अगर जेपीसी बन जाता है तो आपकी मेजोरिटी रहेगी।